हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल मेंटोर। सो आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन रीइंफोर्स द पॉजिटिविटी इन योर क्लास एज ए टीचर। ठीक है, जब भी आप क्लासरूम में एंटर करें तो अपने साथ आपको वहीं से ही पॉजिटिविटी लेके जानी है। हाउ? ऑलवेज एंटर इन अ क्लास विद अ स्माइल। जब बच्चे आपको देखेंगे कि यू आर एंटरिंग इन द क्लास विद अ स्माइल, तो बच्चे भी आपको देख के स्माइल करेंगे, बच्चे आपको देख के खुश हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे सीखने के लिए। ना कि एक डर का माहौल वहाँ पे रहेगा, ना कि कोई टेंशन का वहाँ पर इन्वायरमेंट होगा। सो ऑलवेज एंटर विद अ स्माइल एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी इन योर क्लास। उसके बाद आपको कुछ चैलेंजेस अपने क्लासरूम में वहाँ पे सेट करने हैं बच्चों के साथ, लेकिन वो चैलेंजेस कैसे होने चाहिए? दे शुड बी अचीव्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आप पुट कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, तो यू शुड फील, आपको सबसे पहले एज ए टीचर वो कला आनी चाहिए, हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चंस, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। आप कुछ भी क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं पूछ सकते हो क्लासरूम में। इफ़ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन इन द क्लास, देन यू शुड बिलीव दैट द आंसर शुड कम फ्रॉम द क्लास ओनली। इफ इट इज़ नॉट कमिंग, देन इट डज नॉट बिलोंग टू दैट क्लास। उसके बाद जब भी आप किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछें तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू आर टारगेटिंग अ स्टूडेंट। ओके, उसके अंदर एक हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए क्लासरूम में आंसर करने की या ब्लैक बोर्ड पे आके कुछ सॉल्व करने की। ठीक है, व्हाट प्रोसीजर आई अडॉप्ट इन माय क्लासेस, व्हेनेवर आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट, रैंडमली मैं किसी को भी बुलाता हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और उसके बाद अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा सॉल्व, तो मेरे क्लास में बिल्कुल भी टेंशन का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होता है, बिकॉज मैंने अपने क्लासरूम के बच्चों को उस तरह से मोल्ड किया है। हाउ? अगर किसी बच्चे को वहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है तो आई गिव द ऑप्शन, ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, यू आर फ्री टू कॉल एनी स्टूडेंट फ्रॉम दिस क्लास टू हेल्प यू। तो बच्चा अपने फ्रेंड को बुलाता है, दोनों ट्राई करते हैं, करने का नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, अगेन वो किसी एक नए स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड पे बुलाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है मेरी क्लास में कि 4 से 5 स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड पे आए हों और वो क्वेश्चन अनसॉल्व रह गया हो। ठीक है, उसके बाद आपको वहीं नहीं रुकना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि पीयर लर्निंग आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दी है। ठीक है, तो आपको सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस उसी बच्चे से बार बार पूछने हैं जो फर्स्ट टाइम उसको नहीं कर पाया था। मैं तब तक पूछता हूँ जब तक मुझे कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है क्लासरूम में। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे फील मोर कंफर्टेबल एंड एक्सप्रेस their ideas in the same age group because they think in a similar manner। ठीक है, आपके साथ बच्चा थोड़ा हेजिटेट ज़रूर करेगा, थोड़ा डरेगा, थोड़ा वो क्वेश्चंस पूछने में इतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अपने पीयर ग्रुप के साथ वो ऐसा नहीं होगा, वो ही इज़ मोर कंफर्टेबल। देखिए, आपका जो मेन काम है वो है बच्चों तक कॉन्सेप्ट्स को पहुंचाना, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है यू हैव टू give a lot of focus on peer learning and all these activity based learnings, experiential learning in the classroom. What else you can do as a teacher is always acknowledge the past knowledge that is gained by your students. For example, अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं comparing the digits, how to compare the numbers that have the same number of digits, how to compare the numbers that have different digits, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में बच्चों को बताएंगे कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू कंपेयर द डिजिट्स। आज हम उसका एक एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हाउ टू अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आप ये बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास में कल हमने पढ़ा था हाउ टू अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ वी विल यूज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट in shifting the digits and making the greatest and smallest 3 or 4 digit number. For example, कोई भी एक नंबर है 374, ओके, 3 डिजिट नंबर है, आप 3 ब्लैंक्स वहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और शिफ्टिंग करेंगे डिजिट्स को। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट कैसे लिंक्ड है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग से? बिकॉज यू हैव टू मेक अ 3 डिजिट नंबर। फॉर मेकिंग द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, आपको 3 ब्लैंक्स को भरते हुए उन डिजिट्स को कैसे क्या फॉलो करना है, उन डिजिट्स को भरते हुए you have to follow the ascending order and you have to follow the descending order if you are making greatest 3 digit number। तो आपके स्टूडेंट्स को ये लगना चाहिए कि हाँ, हमारा जो टीचर है वो जब भी हमें पढ़ा रहा है तो हर चीज़ प्रीवियस क्लास से लिंक्ड है। तो बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे, वो चीज़ों को रेगुलरली जाके घर पे रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऐसा उनको फील होगा कि अगर एक भी क्लास वो मिस कर रहे हैं, एक भी कॉन्सेप्ट वो मिस कर रहे हैं, तो बच्चा आपकी क्लास में आने से पहले उसको डेफिनेटली घर से या अपने फ्रेंड से पढ़ के आएगा। ठीक है, ये मैसेज उनके सबकॉन्शियस माइंड पे आपको डालना है बच्चों के कि इफ़ यू आर मिसिंग एनी ऑफ द लेक्चर, तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी आने वाले लेक्चर्स को समझने में। तो बच्चा फील करेगा इस चीज़ को, पॉजिटिव रहेगा, बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, हमेशा एक पॉजिटिविटी रहेगी उस बच्चे के अंदर। ठीक है, अगर बच्चा क्लास में नहीं आ पाया तो बच्चा ऑलरेडी एक तैयारी करके आएगा आपकी क्लास में नेक्स्ट क्लास से पहले। आप जब भी बच्चों से क्वेश्चंस पूछें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद, तो आपको हिंट्स के फॉर्म में क्वेश्चंस को पूछना है। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पे जाना नहीं है, जंप नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक टॉपिक पढ़ाया है
2D शेप्स एंड उसमें आपने इंट्रोड्यूस किया है रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप क्या कर सकते हैं, इफ सपोज यू हैव टू जंप फ्रॉम रेक्टेंगल टू ट्रायंगल, तो आप पेपर कटआउट्स दे सकते हैं बच्चों को, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं पेपर कटआउट्स को बच्चों के बीच में, और बोल सकते हैं ओके यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, with the help of this cutout of a rectangle now you discover a way geometrically how you can find or you can relate the area of a rectangle with a triangle। so बच्चों को जब भी आप क्वेश्चंस पूछें तो एज अ हिंट के तौर पे पूछिए क्वेश्चंस को, ट्रिगर द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके आप डायरेक्टली उनको एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, ठीक है, टू शो द थिंकिंग कैपेबिलिटी, टू शो द क्रिएटिविटी। ओके एक चैलेंजिंग लगना चाहिए बच्चों को, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो कि बच्चे उसे कर ना पाएँ। बच्चे इंजॉय करें, ठीक है, बच्चे उसको सीखें। इस तरह से अगर बच्चे सीखेंगे, लर्निंग विद डिस्कवरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में या फिर परमानेंट मेमोरी में वो जाके स्टोर हो जाएगा। एज अ टीचर डेली क्लासरूम एक्टिविटीज में यू हैव टू प्लान सम कोर एक्टिविटीज दैट विल बी कॉमन, वो सभी बच्चों के लिए कॉमन होंगी। फॉर एग्जाम्पल यू हैव असाइनिंग एक्टिविटी और क्वेश्चन। मान लेते हैं कि कुछ बच्चे जो गिफ्टेड होते हैं वो पहले ही उस चीज़ को कर लेंगे, तो आपके पास एक बैकअप एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उन बच्चों के लिए टू सेटिस्फाई द हंगर ऑफ दो स्टूडेंट्स। उसके अलावा आप उन बच्चों की हेल्प ले सकते हैं, इफ़ सम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग अ लॉन्गर टाइम, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, गो एंड हेल्प देम। तो इससे भी बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी आएगी क्लासरूम में कि हाँ आवर टीचर इज़ अलाउिंग अस टू लर्न एट आवर ओन पेस, ठीक है। कोई किसी तरह का मेंटल प्रेशर आपकी क्लास में नहीं होगा बच्चों के ऊपर। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं अपनी क्लास में जब भी किसी को ब्लैक बोर्ड पे बुलाता हूँ या कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो बच्चा हेजिटेट नहीं करता है, बिकॉज उसे पता है कि अगर मैं वहाँ गया मुझे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आई विल हैव अ वे टू फाइंड इट। ओके मैं अपने बाकी स्टूडेंट्स को बुला सकता हूँ अपनी हेल्प के लिए, हम सब मिलके इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक डिग्निटी ज़रूर बनी रहेगी बच्चे की हमेशा, और एक डेफिनेटली एक ईगरनेस होगी बच्चे के अंदर। उसे आंसर ना भी आता होगा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन योर क्लास। ये चीज़ बच्चे के अंदर अगर आप फीड करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा आपकी क्लासरूम में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लाइवली सेशन होंगे आपका हर एक क्लासरूम के बाद जब भी आप टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो आपको होमवर्क्स असाइन करते हैं। तो होमवर्क असाइन करने के बाद आपको फॉलो करना है उस चीज़ को कि क्या आपके स्टूडेंट्स ने आपके दिए हुए होमवर्क को कंप्लीट किया है। ओके अगर आप ऐसा फॉलो अप नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स विल नॉट टेक यू सीरियसली, ठीक है। वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी कि हमारे होमवर्क मिलता है लेकिन चेक नहीं होता है। रेगुलर बेसिस यू हैव टू चेक द होमवर्क ऑफ योर चिल्ड्रन। इसके अलावा जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आज की नीड ऑफ आवर है, यू हैव टू अवॉइड द नेगेटिव वर्ड्स फ्रॉम योर वोकैबुलरी। फॉर एग्जाम्पल आपको कभी भी बच्चों को इस तरह से नहीं बोलना है कि यू आर लेजी, यू कैन नॉट डू दिस। ओके इसके अलावा यू हैव टू से दैट येस आई नो दैट यू कैन डू दिस, यू ऑल विल डू दिस, ठीक है। एक तरीके से कॉन्फिडेंस आपको इनडायरेक्टली देना है बच्चों को, आपके वर्ड्स में एक मैसेज होना चाहिए बच्चों के लिए मोटिवेटिंग कि हाँ आवर टीचर या माई टीचर बिलीव्स दैट वी कैन डू एंड वी विल डू दिस, ठीक है। उसके अलावा आपको कभी भी स्लो लर्नर्स इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। लेट ब्लूमर्स आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो अवॉइड कर दीजिए, अगर नहीं करना है तो इसको भी अवॉइड कर सकते हैं आप यूज़ करना। इसके अलावा आप कभी भी क्लास में ऐसा ना बोले कि कीप क्वाइट और इस तरह की चीज़ें पनिशमेंट को एक तरीके से शो करती हैं या फिर नेगेटिव सेंस देती है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं मेंटेन पीस, कीप काम। ओके तो इससे क्या है, एक पॉजिटिविटी रहेगी बच्चों के अंदर कि हाँ इफ़ दे विल maintain the peace, if they will keep calm, they will relax their mind and they will definitely learn the things that will be delivered by the teacher in the class। इसके अलावा कभी भी आपको punishments जैसे या इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, ना तो उनको फॉलो करना है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों को आपको रिप्लेस करना है क्लास में से, ठीक है। पनिशमेंट हो गए, इस तरह की नेगेटिव चीज़ों को कैसे रिप्लेस करोगे आप क्लासरूम मैनेजमेंट से, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है एंड हाउ टू मैनेज द क्लासरूम इफेक्टिवली, इस टॉपिक के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।